अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में आपको खबर देते चलें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और दिफाए वतन में 24 साल कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हुए। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चिकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ शहीद के अहले खाना की शिरकत। और इसके साथ साथ जहां हमने आपको शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से आगाह किया, वहां पे जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर है उनसे लड़ने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए तैयार है, तो वहाँ पर जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 जवान शहीद हुए हैं। सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया है कि हमारे जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे उस अज़्म को तक़वियत देती हैं कि दहशत गर्दी के फ़रीद से इस नासूर के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए एक और अहम डेवलपमेंट है और उसके हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ फराहम करने के हवाले से कल मंजूरी दी है। काबीना इजलास था और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। बिल्कुल जनाब, और रियायत जुलाई, अगस्त और सितंबर में दी जाएगी। 2.5 करोड़ सार्फिन जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे इससे, और हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 94% जो डोमेस्टिक सार्फिन है उनको 4 से 7 रुपए फ़ी यूनिट का फ़ायदा होगा और इससे के इलेक्ट्रिक भी फ़ायदा हासिल कर सकेगा। और रिजवान, हमने जिस तरह प्रोग्राम का आगाज़ किया, हम देख रहे हैं कि हमारी अस्करी क़यादत हो या हमारी सियासी क़यादत हो, दोनों मिलकर पाकिस्तान में बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और पाकिस्तान के बाहर भी खत्ते की बेहतरी के लिए भी काम किया जा रहा है। और ये जो हमारे माइंड में कंसर्न्स होते थे या इस हवाले से अवाम का जो है वो रद्द अमल सामने आया कि जो घरेलू सार्फिन है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, जो बिजली के यूनिट्स पर यूनिट बिजली महंगी हो रही है उससे क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सब्सिडी है और हम देख रहे हैं कि 2.5 करोड़ सार्फिन जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल, और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 4 से 7 रुपए तक का जो फ़र्क है वो फ़ी यूनिट आएगा। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा रिलीफ है और 3 माह के लिए, जब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बिजली की जुलाई, अगस्त और सितंबर में, और ये जो है पीक समर्स का टाइम होता है। लेकिन अब जो है बिजली की डिमांड मुझे लगता है थोड़ी कम होने वाली है, बिकॉज जैसे हम सुबह स्टूडियो आ रहे थे तो हमें लगा कि अभी बिल्कुल अंधेरे छाने लगे हैं और रोशनी कम होती दिखाई दी। उसके बाद जैसे हम स्टूडियो एंटर हुए, तेज़ और जो है ना तूफ़ानी बारिश का आगाज़ हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी खूबसूरत बारिश जो है हमने देखी है कि मज़ा आ गया। अभी वो ऐसा मंजर था कि लग रहा था जैसे दिन में रात, और जो हम वक्त देखते हैं मगरिब का या तुलुए आफ्ताब से पहले का, एग्जैक्टली वही सुरमई सी शाम का, लेकिन सुबह के 9 बजने वाले थे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये मौसम था और ये मानसून की खूबसूरती भी कहा जाता है कि इसमें कब पलक झपकते मौसम तब्दील हो जाए हम ये भी नहीं कह सकते। एक लम्हे बारिश हो, हम वापस आएँ और साथ वाली ही गली में या साथ वाले मोहल्ले में, साथ वाले इलाके में, वहाँ पर प्रेडिक्शन होती है कि बारिश नहीं हो रही। कुछ अर्सा पहले हम इस तरह की वीडियोस भी देखते रहे कि सड़क के एक किनारे पर खड़े होकर वीडियो बन रही है और सड़क की दूसरी जानिब बारिश हो रही है और जिस तरफ से वीडियो बन रही है वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, खुश्की है, कोई बारिश नहीं हो रही। बिल्कुल जनाब, और मॉनसून वेदर की खूबसूरती ही ये है कि एक जगह पे बारिश हो रही होती है और दूसरी जगह पे बारिश नहीं हो रही होती है। लेकिन अब जो है प्रॉपर्ली स्पेल स्टार्ट हो गया है। 10 से 15 जुलाई के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे, गरजेंगे भी, बरसेंगे भी, और सही जो है ना वो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ये कहना है जी महकमा मौसमियात का। और सिंध और बलोचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में बारिश की जो है वो प्रिडिक्शन है। अब बारिश और ख़ास तौर पे फ्लडिंग के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में रिजवान हम बात करेंगे, क्योंकि जब बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है, मानसून वेदर स्टार्ट होता है, तो हमें इस चीज़ का भी डर होता है कि खुदा न खास्ता सैलाब ना आ जाए। क्या सिचुएशन होगी इस दफ़ा, कितनी बारिश मुतवक्के है ज़्यादा होना, ये तो महकमा मौसमियात ने बताया है कि इस दफ़ा 35 to 50% बारिश ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। लेकिन
The good thing is that कि 2022 तक की सिचुएशन ना होने की प्रिडिक्शन है, बट इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन है फेडरल फ्लड कमीशन, चीफ इंजीनियरिंग हैं और इसके साथ साथ वजारत आबी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड हैं, अहमद कमाल साहब। अहमद कमाल साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अहमद कमाल जी, साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद साहब, आज ये जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो गया, आज 10 जुलाई है और आज से ही ये प्रिडिक्टेड था, ये जो है कब तक जारी रहेगा? इन अ सेंस कि देखा जाए तो 10 से 15 तक तो बताया हुआ है, लेकिन क्या ये मॉनसून की इसी तरह की बारिश होगी जिस तरह रिजवान कह रहे थे कि सड़क की एक तरफ हो रही है दूसरी तरफ नहीं हो रही, या ये प्रॉपर्ली कवर अप करेगी पूरी सिटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया बात करने का। मॉनसून का जो पैटर्न है वो एक्चुअली यही पैटर्न है कि वो एक लॉन्ग स्पेल के अंदर रेन होती है और ये सिस्टम बाकायदा ट्रैवल करता है। अगर किसी जगह पे ये परसिस्ट करे या रुक जाए तो फिर वहाँ पे सारी डाउनपोर होती है। पास्ट में हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ये सिस्टम हमारा बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से आया, लेकिन ये जेलम और चनाब के ऊपर आके रुक गया। इसके रुकने की वजह ये थी कि इसको रेजिस्ट करती है वेस्टर्ली वेव जो कि मेडिट्रेनियन से आती है। अगर वो इसको रोके वहाँ पे तो सिस्टम एक जगह पे स्टैग्नेट होता है, रुकता है, और जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो वहाँ पे बरसाता है। तो इस लिहाज से मानसून की बारिश को हम ख़तरनाक कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक इवेंट वो एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। महकमा मौसमियात ने जो 10 से 15 की बात की है कि इन्होंने अपर पार्ट्स और सेंट्रल पाकिस्तान की बात की है। इसमें सिस्टम अगरचे पूरी उन सारे इलाकों में है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी किस जगह पे कितनी है ये डिपेंड करेगा जिस वक्त ये बरसात शुरू होगी। अगर कोई सिस्टम 20 से 25 मिलीमीटर फी घंटे की हिसाब से रेन देता है तो वो एक मॉडरेट रेन होती है, लेकिन अगर यही 50 से लेके 75 या 100 मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से रेन दे तो ये एक मेजर किस्म का रेनफॉल होता है। इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि हमारा रिवर सिस्टम सारा क्वाइट है, नॉर्मल है, हमारे दोनों रिजर्वायर्स में अच्छी स्पेस अवेलेबल है। खुदा न खास्ता अगर अपर एरिया में रेन होता है तो हमारे ये दोनों रिजर्वायर्स उन तमाम रेन को एब्जॉर्ब करेंगे, नीचे किसी किस्म की इंशाल्लाह कोई फ्लडिंग नहीं होगी। हाँ, अर्बन एरियाज़ में या मैदानी इलाकों में जब बारिश होगी जिसका कि इम्पैक्ट रिवर पे नहीं आता, वहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि इदारे बता रहे हैं, ड्रेनेज के इश्यूज़ और इस किस्म के बाकी के अर्बन फ्लडिंग जिसे कहा जाता है। जी, अर्बन फ्लडिंग। उसके लिए कुछ की गई है सेग्रीगेशन? कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल एक्सपेक्टेड है? जी, बाकायदा ना सिर्फ सेग्रीगेशन की गई है बल्कि इस सिलसिले में जितने भी इक़दामात की ज़रूरत है विद रिगार्ड टू के पानी की निकासी के, वो एक टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के तहत कंटीजेंसी प्लानिंग की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करते हैं और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करते हैं तो फिर उसको प्रोविंशियल लेवल पे फैलाते हैं। एक प्रोविंस के अंदर अगर सपोज़ के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने कंटीजेंसी प्लान ला के डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान को सूबाई लेवल पे देते हैं। फिर सूबाई लेवल का वो कंटीजेंसी प्लान बनता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कमी हो, किसी इक्विपमेंट की कमी हो, किसी फंडिंग की कमी हो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उस फंडिंग को वो टेक केयर कर ले। इसी तरीके से बाकी सूबों के बनने के बाद फिर वो नेशनल लेवल पे आता है और वो नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की कंटीजेंसी प्लानिंग करती है फॉर द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑफ द पीपल। और जहाँ तक इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है उसके लिए फिर फेडरल फ्लड कमीशन, वापडा और ये बाकी के इदारे टेक केयर करते हैं। सही सही। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये मॉनसून का क्या पहला स्पेल है और उसके बाद आगे भी प्रेडिक्शन है अगस्त में या बाय द एंड ऑफ अगस्त? जी, मॉनसून एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट वीक ऑफ जून से शुरू हो चुकी है। इस दफ़ा की मॉनसून के बारे में जैसे भी आपने अपने इंट्रोडो में बताया कि महकमा मौसमियात ने 30% अबव नॉर्मल की बात की है। जब ये हम 30% अबव नॉर्मल की बात करते हैं तो ये एवरेज पूरी कंट्री के लिहाज से होता है। 30% का मतलब है कि किसी जगह के ऊपर मोर देन 100% अबव नॉर्मल भी हो सकती है, जैसे 2022 में हुई थी। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि हमें वो अपनी तमाम पेशबंदी और तमाम अपने इक़दामात बड़े ऐसे तरीके के साथ ना सिर्फ ये कि करने हैं, बल्कि मैं हमेशा अपनी जो भी बातचीत होती है उसमें कहता हूँ जितनी मर्ज़ी आप तैयारी कर लें, जब तक कि आपका इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव नहीं होगा उस वक्त तक आप
बेहतरीन किस्म की रिस्पांस नहीं कर सकते। और पास्ट में हमने इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर किया है और इस दफ़ा प्रिपेयर्डनेस बहुत बेहतर है, मुनासिब है कंपेयर टू 2022 के। बिल्कुल सही। और हम सुनते हैं, देखते हैं कि इंजीनियरिंग जो है वो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उसके पास तमाम मसाइल का हल मौजूद होता है। सिंस या चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र, आबी वसाइल के हवाले से हमारे आबी गुज़रगाहों में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। रावी है, सतलुज है, या फिर चनाब के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर पानी बहुत कम आता है, तो वहाँ पर लोगों ने अपनी तामीरात कर ली हैं। फिर हमने जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो दरिया सवात है या बाकी आबी गुज़रगाहें हैं वहाँ पर भी एक्सट्रॉशंस की गई हैं। तो अब बीइंग एन इंजीनियर, ये चैलेंजेस कितने ख़तरनाक हैं? मौसमी तब्दीली के साथ हमें वक्त के साथ इनको कैसे मॉडिफाई करना है और बेहतर कैसे करना है? जी, आपने बहुत मुनासिब सवाल किया। 2016-17 में इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक रिवर एक्ट बना के सूबों को भिजवाया था गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, और उसका पर्पज़ ये था कि रिवर्स का जो राइट ऑफ वे है, उस राइट ऑफ वे को अगर हम इंक्रोच करेंगे तो नेचुरली जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो भी लोग हैं उनका अपनी जानी नुकसान भी होगा और माली नुकसान भी होगा। कुछ सूबों ने तो वो रिवर एक्ट लागू कर लिए हैं, लेकिन कुछ सूबों में अभी उसके ऊपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस इस वक्त है। बलूचिस्तान और सिंध में नहीं हुआ, और इसी तरीके से GB और AJK में 2 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्री मानसून मीटिंग ली थी, और उसमें भी हमने इस इशू को हाईलाइट किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा हिदायत जारी की कि सूबे जहाँ पे ये इस किस्म के अभी लागू नहीं हुआ तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अरेंजमेंट्स करेंगे। इस सिलसिले में हम 24/7 ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि हमने इंश्योर किया है कि रिवर्स के अंदर जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के वो स्ट्रक्चर्स जिसकी वजह से फ़्लो के पैटर्न में तब्दीली आ सकती है, वहाँ से इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। हमें पंजाब से, KP से और सिंध से ऑल 100% ओके की रिपोर्ट मिली है। सही। अहमद कमाल साहब, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि ओके की रिपोर्ट मिली है, समर्स में हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वाटर रिजर्वायर्स हमारे कम हो जाते हैं। अब ये जो मौसम है प्री मानसून का, इससे हम सबसे बेटर वे में, एक एफिशिएंट वे में किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि हमारे डैम्स में पानी हो। फिर हम देखते हैं बड़े डैम्स के साथ साथ हमारे फार फ्लंग जो एरियाज़ हैं उसमें छोटे डैम्स भी बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे फ़ायदा उठाएं ताकि हम पूरे साल की जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो सेव कर सकें। आपने अगेन एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, और हमारी बढ़ती आबादी के तनाजुर में इसकी बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 23 से 24 मिलियन एकड़ फीट पानी की है, अपने जो जितनी आबादी उसको मुहैया करने के लिए। उसके अगेंस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो 13 मिलियन एकड़ फीट की हैं। इसीलिए इस वक्त दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम और चंद एक स्मॉल डैम्स बन रहे हैं। ये 2028 तक जब कंप्लीट होंगे तो हम तकरीबन 23 से 24 मिलियन एकड़ फीट का जो हमारा एक बेंचमार्क है वो हम अबूर कर लेंगे या अचीव कर लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मानसून में पानी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और उसको कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने 2010 के फ्लड में और 2022 के फ्लड में एक बहुत मेजर पानी का जो चंक था वो अरेबियन सी में हमने वेस्ट किया। रीज़न उसकी ये थी कि हमारे पास कोई बड़ा डैम या कोई और बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एक पाकिस्तान की वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ड्राफ्ट की है, और उस वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का मतलब ही ये है, उसका पर्पज़ ही ये है कि आप उन इलाकों में जहाँ पे पानी जनरेट हो उसको लोकलाइज्ड तरीके से, लोकलाइज्ड टेक्निक से यूज़ करें फॉर द कम्युनिटीज़ देयर एंड देन, और ताकि वो ना सिर्फ ये कि उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए काम आ सके, जो छोटे छोटे वो अपने लैंड होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसी तरीके से उनकी डेली यूजेज में भी काम आ सके। जहाँ तक शहरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो अब प्रोबेबली दिस इज़ द हाई टाइम कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जाए एट लार्ज। हमारे जितने भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे, ताकि वो वाला पानी कम से कम हम आगे कहीं वेस्ट में ना जाए और हमारे घर की नॉन ड्रिंकिंग जो बाकी की ज़रूरियात हैं उसमें हम उसको यूज़ कर सकें। बिल्कुल सही। चूँकि आपने डोमेस्टिक यूज़ की बात की है तो वाटर रिसोर्सेज सिर्फ वही नहीं जो दरियाओं में या नहरों में है, बल्कि जो ज़ेर ज़मीन सतह है पानी की वो भी, और मुस्तकबिल में बहुत सारी जो पेशगोइयाँ की गई हैं कि जो ज़्यादा तनाज़ात होंगे वो पानी की वजह से होंगे।
اب ہماری وزارت آبی وسائل پاکستان کی اوور آل نیشنل اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہے؟ چونکہ ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم واٹر اسکارس کنٹریز کی فہرست میں بھی شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ گلوبل جو انوائرمنٹ کی چینجز ہیں اس میں تو ہم ہیں ہی ہیں، اس سے تو متاثر ہو رہے ہیں، لیکن وسائل میں پانی کے جو وسائل ہیں اس میں بھی ہمیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ نے یہ بات کی، اس میں دیکھیے کہ 2018 میں ہماری فرسٹ ایور نیشنل واٹر پالیسی جب اپروو ہوئی تو اس کے جو میجر اسٹریٹجک ایریاز تھے جس کے اوپر کام کرنا تھا اور ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہاؤ ویل ہم نئی اریگیشن کی ٹیکنیکس کو لے کے آئیں تاکہ ہم واٹر سیونگ اریگیشن کو پروموٹ کر سکیں، بجائے یہ کہ ایک اور اسی طریقے سے آلٹرنیٹ کراپنگ پیٹرنس کو اپنائیں، وہ والی کراپس جہاں پہ پانی آپ کو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی جگہ پہ آپ دوسری کراپس کو لے کے آئیں، سو دیٹ آپ کے پاس پانی کی جو کمی ہے وہ نہ ہو۔ اس وقت ہم تقریباً 90 to 92% اویلیبل واٹر خالی ایگریکلچر کے لیے یوز ہو رہے ہیں کر رہے ہیں، سو بیٹر اریگیشن ایفیشینٹ سسٹم جو ہے وہ اس وقت اڈاپٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ریسرچ میں کام ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایسے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے گراؤنڈ واٹر کی بات کی تو گراؤنڈ واٹر کے کانٹیکسٹ میں بھی ایسے کتنے پروجیکٹس پروونشل ڈپارٹمنٹس کے پاس ہیں کہ ہم گراؤنڈ واٹر کی کو آگومنٹ کر سکیں یا اس کو اس کے واٹر ٹیبل کو اوپر لا سکیں۔ اس وقت سچویشن بعض علاقوں میں بہت خطرناک ہے، پانی بے تحاشا نیچے جا چکا ہے، اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری سسٹم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نیشنل واٹر پالیسی کے تحت اس کو بنانے کی بات ہوئی، کچھ صوبوں نے گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری سسٹم بنا کے اس کو انیکٹ بھی کیا ہے، جبکہ نیشنل لیول کے اوپر ہم نے سی ڈی اے کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کیپٹل لیول کے اوپر بھی اسی قسم کا کوئی گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری نظام بنائے تاکہ اسلام آباد کے لیے بھی اس کے اوپر کام ہو صحیح۔ سکے۔ تو کن ایریاز میں بنایا گیا ہے گراؤنڈ واٹر پالیسی؟ یہ بیسیکلی جی پروونشل لیول کی میں بات کر رہا پروونشل ہوں۔ لیول پہ کون سے ایسے ایریاز ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پنجاب پروونس کے حوالے سے بھی بات کریں تو جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بہت کم ہو چکے ہیں، کچھ جگہوں پہ اسٹل اٹ از ریئلی گڈ، اور اس حوالے سے بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ بھی اس چیز پہ کی جاتی ہے کہ وی آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا ٹینکرز، لیکن وہ تو ان جگہوں سے سارا پانی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو اب یہ والی چیزیں نئی جگہیں فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کہاں پہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بہت زیادہ کم نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور تبھی میں آپ سے وہ ایریاز بھی جاننا چاہ رہی ہوں۔ اس میں ایک تو یہ کہ جی ہماری یہ جو ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس کی ٹیکنیک ہے، اس کے ذریعے ہم 3 ڈائمینشنل یا 3D ٹیکنیکس کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ریسورسز گراؤنڈ واٹر ریسورسز کیا ہیں۔ جو میں نے لیجسلیشن کی بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ کسی جگہ پہ پانی ابنڈنس میں ہے اور ہم وہاں سے پانی کو نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے باقاعدہ گورنمنٹ کو پاس جا کے ایک لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ مجھے لائسنس دے گی پانی وہاں سے ڈرا کرنے کے لیے، اور میں اس کی کوئی فیس دوں گا، اور سپوز کہ میں نے 1 مہینے میں وہاں سے ایک خاص اماؤنٹ آف واٹر جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا، اس اماؤنٹ آف واٹر کی پھر واٹر پرائسنگ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کے اوپر قیمت لگاؤں، اور جس میں اس پہ قیمت لگاؤں گا تو مجھے خود یہ اس چیز کا خیال ہوگا کہ میں نے اپنے پانی کو سیو کرنا ہے۔ آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ چائنا میں الیکٹریسٹی کی وہ پرائس یا وہ کیا نام ہے اہمیت اتنی پرابلی نہیں ہے جتنی کہ واٹر کی یوزیج کی ہے، اور واٹر یوزیج کی جو کنزمپشن اور اس کے جو چارجز ہیں وہ ہائیسٹ ہیں کمپیئر ٹو دی ادر ون۔ تو یہ ود دی پیسج آف ٹائم، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے واٹر اسکیسٹی کی بات کی تھی، تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات لیے گئے ہیں، واٹر پرائسنگ اور واٹر میٹرنگ کے لیے کچھ پرپوزلز یا کچھ کانسیپٹس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، اور وہ ایک خاص کہنے کے اب کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد صوبائی مشاورت کے بعد لیکن یہ چیز آگے چلے گی۔ پرابلم یہ ہے کہ جو چیز ہمیں فری میں مل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے فار گرانٹیڈ ہوتی ہے۔ پانی جہاں سے جتنا مرضی ہم نکال لیں، اپنی موٹر لگائیں، پمپ لگائیں اور پانی نکال لیں، وہاں پر ہم اپنے جو منرل واٹر کے پلانٹس ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں، گاڑیوں دھونے کے لیے جو اسٹیشنز ہیں وہ بن جاتے ہیں، پھر بہت ساری فیکٹریز ایسی ہیں جو پانی کا اسی طرح سے استعمال کر رہی ہیں، بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی پرائسنگ نہیں ہے، کوئی بلنگ نہیں ہے، کوئی لائسنسنگ تو بہت دور کی بات ہے، اپنی جگہ ہے، اپنا پانی ہے۔ یہ سب سے بڑا جو لوگوں کا ایک تھاٹ ہے، اس کو کیسے نمٹیں گے؟ آگاہی ہوگی، لوگوں کو پہلے انفارم کیا جائے گا، کیونکہ ریزسٹنس اس پہ بھی آئے گی کہ پانی پہ بھی پیسے دینے ہوں گے۔ دیکھیں ویری آنیسٹلی یہ ایک نیچرل ریسورس ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم
हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि टू मच वाटर एट अ टाइम, जबकि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बाज़ का जब रिक्वायरमेंट होती तो वो पानी हमारे पास नहीं होता। मानसून के 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, इसमें वट एवर वाटर दैट वी गेट, उस पानी को हम कितने बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। या फिर हम उन एरियाज़ में जो प्लेन एरियाज़ है जहाँ पे इस किस्म का वाटर फ्लो जनरेट होता है, हम डिले एक्शन डैम्स या पॉन्डेज और इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, डग वेल्स बना सकते हैं। CDA ने यहाँ पे इस्लामाबाद में ये इसके साथ साथ मार्गला हिल्स के साथ पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के साथ मिलकर डग वेल्स बनाए भी हैं। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जैसे पानी ऊपर से आएगा वो डग वेल्स के ज़रिए जाके नीचे ग्राउंड वाटर को ऑगमेंट करेगा, उसके लेवल को बढ़ाएगा। इस किस्म की ऑल ओवर द कंट्री अगरचे काम हुए हैं, लेकिन इस मानसून सीज़न या किसी भी मानसून सीज़न को जहन में रखते हुए कि अगर पानी आया तो हमें इस जगह के ऊपर इसको इस तरीके से स्टोर करने के बाद ग्राउंड वाटर को इससे क्या नाम है रिप्लेनिश करना है, वो दैट कैन बी डन, और उसके लिए बाकायदा एक अच्छे इकदाम हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आगाही बहुत हो चुकी है। और अवेयरनेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे इजाज़त है कि मैं आपको बताऊं कि 2014, 15 और 16 में मैंने कंटिन्यूसली तीन सालों में 2-2 माह के प्रोग्राम मैंने लाइव डेली किए रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद पे, और वो मैंने मानसून में किए। और उसका पर्पज़ ये था कि जनरल पब्लिक को आगाही दी जाए कि आपके इलाके में अगर ये पानी है तो हाउ वेल यू कैन उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। और मसलन इससे फ़ायदा होता है, लेकिन अब PTV है, PTV बेतहाशा कि मैं अवेयरनेस के मामलात को आगे लेके चलता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये मानसून सीज़न है, आप इस किस्म के प्रोग्राम या इस किस्म की एक्टिविटीज़ किसी न किसी प्रोग्राम में 10-15 मिनट्स के लिए शामिल करके करें, सो दैट, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ एक हाइप क्रिएट जो हो जाती है ना मानसून की, उसमें लोग फिर देखते हैं, और फिर और ख़ास करके हमारे बच्चे वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लर्न करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब भी ऐसा करिकुलम अब डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि आज से 20 साल बाद आने वाले वाटर क्राइसिस को डील किया जा सके। और ये एक परफेक्ट सीज़न है कि अगर हम अपने इलाके को छोड़ के सिर्फ अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें, तो जो टैंकर्स का खर्चा है हम उससे बच सकते हैं फॉर गुड 3 मंथ्स। तो हम वैसे अगर इस हवाले से बात करें तो कुछ इस हवाले से गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि वो लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कोई किट्स फराहम कर दे, कोई तरीकाकार। जी, मैं ऐसे शेयर करूँगा कि जैसे मैंने कहा ना कि इसमें आगाही की और अवेयरनेस की प्रॉब्ली कमी है। गवर्नमेंट का एक इदारा है पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े काम किए हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर भी, जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर भी उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अरेंजमेंट्स कर दी हैं, ताकि उस पानी को यूज़ करके, अच्छा फिर उसके साथ मीटरिंग होती है। मीटरिंग से आपको पता चल जाता है कि लेट से आज 2 घंटे बारिश हुई है तो मैंने नीचे इतना पानी मेन के नाम में सब सरफेस वाटर मैंने ज़मीन के अंदर डाल दिया है। दैट मीन्स के दैट इज़ दी, वो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी वो खिदमत है जो आपने नेचर के लिए की है कि कल वही फिर पानी अपने दोबारा निकालना है वहाँ से। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि किसी वक्त PTV पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के साइंटिस्ट को बुलाए और उनसे एक्सक्लूसिवली रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात करें। तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, इंशाल्लाह इस पर हम बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम खुद भी इससे बहुत कुछ सीख सकें और हमारे नाज़रीन भी सीख सकें। सर, दुनिया में एक चीज़ कॉन्सेप्ट है, अब सोलर पैनल्स हैं, फिर हम अपना नहरी निज़ाम देखते हैं या खाले हैं, पानी आपाशी का निज़ाम जो है, दुनिया ड्रिप इरिगेशन की तरफ भी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ नहरी निज़ाम या दरिया भी मौजूद है। जैसे जैसे टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं दुनिया के, पानी की वेपोरेशन ज़्यादा होती जा रही है, उसको महफूज रखने के लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह की तब्दीलियाँ लाएँ कि हमारा जो पानी का फ़्लो है वो भी बेहतर हो, पानी की वेपोरेशन कम हो और जो वो स्पेस है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। आपने अगेन बहुत प्रैक्टिकल एक बात की और क्वेश्चन किया। 2022 का जब फ्लड आया था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ऑर्डर किया था थ्रू प्लानिंग कमीशन कि हम नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 तैयार करें और उसमें 2022 के जो लेसन लर्न्स हैं उसको हम शामिल करें। उसमें हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जितना हिल टॉरेंट्स ने पानी जनरेट किया
या जितनी फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पानी जनरेट हुआ, तो हम नए कॉन्सेप्ट्स अब लेके आए और वो प्लान हमारा अब CCI की अप्रूवल के लिए ऑलमोस्ट कल हमने उसको भेज दिया है। तो उस प्लान में हमने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को खुसूसी तौर पे शामिल किया है। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ये हैं कि इंस्टेड ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर्स हम ग्रीन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए पानी को सैलाब को भी रोकें और उस पानी को देयर एंड देन यूज़ कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ द गुड। तो ऐसी कितनी और चीज़ें भी हैं जिस पे काम हो रहा है। सही सही। अच्छा अहमद कमाल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हमें करिकुलम में कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेके आने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को सिखाएं कि अब उनकी जो जब वो बड़े होंगे तब ये वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पूरी दुनिया में, उनको बचपन से ही आदत डालें कि आपने कुछ ऐसे इकदाम करने ताकि आप वाटर को सेव कर सकें। जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये मिट्टी है जिसने हमें सब कुछ दिया है, ये मुल्क है जिसने हमें सब कुछ दिया, बिलाशुबा इसी में ही हमने, अगर हमारे नसीब में हुआ तो इसी मिट्टी के अंदर हमने वापस जाना है। हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें ये बावर कराना चाहिए और अपने करिकुलम के ज़रिए कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी क्या है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स पानी है। रीज़न उसकी क्या है कि पाकिस्तान का जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसमें हमारे एक साइड के ऊपर, ईस्टर्न साइड के ऊपर हमारा जो नेबर है वहाँ से ईस्टर्न रिवर्स आते हैं और वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। फिर अफ़गानिस्तान एक तरफ है और फिर बलूचिस्तान की तरफ जाएँ तो ईरान और बाकी के। तो हाउ वेल हम ये, एक तो ये बताया जाए कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, हमारा रिवर सिस्टम क्या है और इस रिवर सिस्टम को किस तरीके से हमने अपने बेहतरी के लिए यूज़ करना है। तो क्लास 1 से मैट्रिक तक एक चीज़ और ऐड करने दें मुझे, वो ये कि जिस वक्त हमारा यूनिवर्सिटी में बच्चा जाए तो यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल किस्म की हमें कुछ उसको इंसेंटिव देना चाहिए कि जो वाटर या वाटर रिसोर्सेज के अंदर जाके करे कि क्योंकि उसने जाके करने के बाद फिर पाकिस्तान के कंट्री के इस इश्यूज़ को आगे लेके जाना है। हम ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ताकि नए वैल्यूज़ को लेके चले आगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। ख़ासतौर पर अगर हम अभी वसाइल की बात करें या फिर जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं, पानी एक वसीला है लेकिन इसके अलावा बाकी जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं हम उनसे इस्तिफ़ादा कैसे कर सकते हैं, ये तमाम तर अल्लाह ताला की नेमतें हैं और हमें इनसे इस्तिफ़ादा करना है अपनी बेहतरी के लिए, अपने माशरे की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। माहिर मौसमियात के मुताबिक आसमानी बिजली फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। आम तौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट का करंट होता है, जबकि आसमानी बिजली तकरीबन 30,000 एम्पियर करंट पैदा कर सकती है। करोड़ों वोल्ट की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली चमकते वक्त मोटरसाइकिल या बगैर छत की गाड़ियों में सफर करने से इज्तनाब करें। ऊंची इमारतों, दरख्तों, खंभों, पहाड़ियों, एंटीनाज, मोबाइल टावर्स वगैरह से दूर रहें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पानी के जखीरों, जोहड़, तालाब, नहर, चश्मा, दरिया वगैरह से फौरन दूर हो जाएं। किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज पनाह ना लें। दुनिया में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा अमवात दरख्तों के नीचे पनाह लेने वाले अशखास की होती है।
मुमकिना बारिशों के पेश नज़र छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। बोसीडा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया खसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो हर एक फर्द तहजीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। जी जनाब, वेलकम बैक इन सुबह पाकिस्तान। और अब बात करते हैं कुछ माहौल दोस्त व्हीकल्स की, जिसके बारे में हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी। और हम बात करें जी इलेक्ट्रिक बसेस की। माहौल दोस्त व्हीकल्स जो हैं वो इसकी सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात रिजवान, जब हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस होंगी तो बिजली कहाँ से आएगी, और बिजली आएगी जी सोलर से। तो ये एक बहुत अच्छा चार्जिंग टाइम भी बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर इनके नए रूट्स, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में हम देखते हैं बहुत से लोगों की ये कंप्लेन थी कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए मेट्रो के साथ साथ जो फीडर बसेस हैं उनके लिए कोई ना कोई रूट्स होने चाहिए ताकि दूसरे इलाकों से आने वाले लोग मेट्रो स्टेशन तक पहुँच सकें। तो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने भी वादा किया था कि यहाँ पर सहूलियत फराहम की जाएंगी वफाकी दारुल-हुकूमत में। फिर हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इस हवाले से हिदायत जारी की। अब CDA ने बाकायदा आगाज़ कर दिया है इलेक्ट्रिक बसेस का। और महानूर ने बड़ी करीब से वो बसेस देखी हैं, देखी तो हमने भी है। वो लोग जो है कन्वेंशन सेंटर के करीब से गुजरते वो देखते थे कि ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक बसेस मौजूद है। अब वो सड़कों पे दौड़ती नजर आएगी। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से इस्लामाबाद में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी गई है। नस्ट टू पिम्स पहला रूट तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला तय करेगा, जिसमें 13 स्टॉप्स होंगे और हर 10 मिनट में हर स्टॉप पर एक बस पहुंचेगी। दूसरा रूट पिम्स से बरी इमाम तक जाएगा, जिसमें G6, G7, मेलोडी, आपारा, अतातुर्क एवेन्यू, दफ्तर खारजा, रेडियो पाकिस्तान और डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बस गुजरेगी। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है और इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अकेडमी जा रहे हैं, हमारे लिए स्टडीज के लिए सहूलत हो गई है। काफी मुश्किल होती थी पहले वैन में, अब
सहूलत होगी। बहुत शुक्रिया हुकूमत का कि ये सर्विस चलाई है, लोग महंगी टैक्सियों से वाला बच गए। बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इकदाम है और बड़ा ही खुशी महसूस हुई है। रिक्वेस्ट है कि बाकी रूटों पे भी ऐसा करें। सीडीए ने कन्वेंशन सेंटर में चार्जिंग स्टेशन नस्ब किया है जहां एक वक्त में 12 बसों की चार्जिंग हो सकती है। इस मंसूबे से बड़ी तादाद में शहरी फायदा उठाएंगे। एक बस फुल चार्ज हो जाए तकरीबन 210 के राउंड अबाउट 200 किलोमीटर के राउंड अबाउट निकाल रही है। ओवरऑल ऑपरेशन के कैसे टेक्निकल टीम है हमारी वो देख रही है। ये स्टार्टिंग कम्प्लेक्स से होती है बरीमाम और बरीमाम से कम्प्लेक्स। फी पैसेंजर 50 रुपए इसका रेंट है। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सीडीए ने इन बसों को वफाकी दारुल हुकूमत के देही और शहरी इलाकों को मिलाने वाले 11 रूट्स पर चलाने का मंसूबा बनाया है। माहौल दोस्त बसों से न सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी मुस्तफीद होंगे बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। अली गोल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी जनाब, माहौल दोस्त बसेस के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। रूट्स याद कर लें अब। बिल्कुल जनाब, रूट्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मज़े की बात, जब मेट्रो भी नई बनी थी, जो नई बसेस होती है ना, उसमें ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आता है। बहुत कंफर्टेबल भी फील हो रहा होता है और बहुत अच्छा भी फील हो रहा होता है नई जो बसेस है उसमें ट्रैवल करने का। इन बसेस के ना अगर हम देखें थोड़ा सा, जो हमने फिजिकली देखा, जो मेट्रो बसेस के साइज़ हैं वो ज़रा तवील हैं। उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फीडर रूट्स पर चलेंगी तो इन बसेस के जो साइज़ हैं वो थोड़े से उनसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन कंफर्ट लेवल, एयर कंडीशन और जो किराया है उस हवाले से भी अली गुल ने बड़ी तफसील से बताया कि किराया भी मुनासिब होगा और ख़ास तौर पर उन रूट्स को टारगेट किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो 2 रूट्स शुरू किए गए हैं उन लोगों को जहाँ से ज़्यादा रश होता था और उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया। बिल्कुल जनाब, अब आपने ऑफिस जाना और आपको ये टेंशन हो कि पेट्रोल पे बहुत पैसे लग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे लग रहे हैं, तो अभी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत अच्छी है और आई बिलीव पूरी दुनिया इस चीज़ की तरफ आ रही है। माहौल दोस्त भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो इस तरफ आना चाहिए क्योंकि ये ऑब्वियसली जितना अच्छे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, हम देखते हैं कि रिजवान जो आवाम का रश होता है और वो लाइन में लगे होते हैं कि किसी तरीके से हम इस तरह की बसेस में एंजाइटी अलग से, जो ट्रैफिक का रश है उसका अलग से एक प्रेशर, फिर जो फ्यूल के एक्सपेंसेस हैं और फिर उसकी वजह से जो गाड़ियों के इंजन से जो कार्बन निकलता है या फिर हीट निकलती है उसकी वजह से हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है कि 50 लोग अगर एक बस में सफ़र करेंगे और वही 50 लोग, और ऑन एवरेज अगर 2 लोग भी सफ़र करते हैं सुबह के वक्त, तो 25 गाड़ियाँ तो चाहिए होंगी ना, कहाँ 25 और कहाँ एक गाड़ी। और वो फिर फ्यूल की भी आपकी जो है उसकी कंजप्शन उतनी नहीं होती, तो दैट्स कम्प्लीटली अ गुड पैकेज फॉर द सिटीजंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। और अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर का कि जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, और वो थी जी समीना बेग के हवाले से खबर। कोपेमा है पाकिस्तान की मशहूर नामवर कोपेमा है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। सीएमएच के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में उनको रखा गया है और उनको रावलपिंडी जो है वो खसूसी परवाज़ के ज़रिए मुंतकिल किया गया है। 7 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया था। मौसम की ख़राबी के बायस वो कोपेमा मिशन के दौरान उनकी सेहत की ख़राबी की शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने स्कर्दू में उनसे इब्तदाई तौर पर उनको तिब्बी इमदाद फ्राहम की, जिसके बाद अब उन्हें इंतहाई निगराश्त के वार्ड में सीएमएच रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है। और बताया जा रहा है कि समीना बेग की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है और सेहत बतदरीज बेहतरी की जानिब गामज़न है। पहाड़ों को सर करना इतना आसान होता नहीं है, यहाँ पर चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर अब जो नए चैलेंजेस हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 5 से 10 बरस में, मानूर वो ये है कि बहुत सारे कोपेमा ये चाहते हैं कि वो बग़ैर ऑक्सीजन के एक नई तर्ज से पहाड़ों को सर करने की कोशिश करें। लेकिन मुख्तलिफ समिट मिशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे ममालिक के कोपेमा भी शामिल होते हैं, लेकिन सबकी ट्रेडिशंस या फिर सबकी जो अपनी टेम्परामेंट है, कैपेसिटी है, वो डिफरेंट हो सकती है। और आपने एक पहाड़ सर किया है तो उसके लिए अगले पहाड़ को सर करने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस हो सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपके लंग्स की जिस तरह की सारी ज़िंदगी आप जिस इन्वायरमेंट में रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है उस हवाले से कि आप कम ऑक्सीजन में गुजारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ हम बात करें कोपेमाई के हवाले से तो एक अच्छी खबर दे देते हैं। ये तो अच्छी खबर है कि समीना बेग को रेस्क्यू कर लिया गया है, वो उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन पाकिस्तान के 2 कोपेमा दिलावर हुसैन सतपारा और फिदारी ने नांगा पर्वत जो है सर कर लिया है और अपनी टीम 7 समिट ट्रैक्स के हमरा 8125 मीटर बुलंद चोटी जो है वो सर की है। अच्छा, वैसे ये यकीनी तौर पर ऐसी ज़बरदस्त ये एक समिट था नांगा पर्वत, जो कि हम दूर से नांगा पर्वत का व्यू देख सकते हैं। वो तमाम लोग जो शुमाली इलाकों में जाते हैं, गलगित जाते हैं या फिर स्कर्दू जाते हैं, तो वो नांगा पर्वत की जो पीक है उसको देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सर किया है वो क्या क्या देख सकते हैं नांगा पर्वत के इस समिट के हवाले से रिपोर्ट भी है हमारे पास। बिल्कुल जनाब, एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
अच्छा, नागा बराबर पे आपको हम किसी दिन और सैर कराएंगे। फिलहाल हम आपको कुछ शायराना पहाड़ों का जिक्र हो, बर्फपोश पहाड़ हो, या फिर तो शायराना जिक्र ना हो। अब मौसम भी सुबह सवेरे इस्लामाबाद का ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोगों को शायरी याद आ रही है, बहुत सारे लोगों को ऑफिस देर से पहुंचने के मसाइल याद आ रहे हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपने वक्त पर पहुँच के, सिंस बायोमेट्रिक है तो आपने वक्त पर पहुँच कर पंच इन करना है, वहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, हालात क्या है, मौसम क्या है। क्योंकि वैसे तो बहाने चल जाते हैं ना कि सर गाड़ी पंक्चर हो गई इसलिए लेट हो गए, लेकिन सर मौसम ख़राब था, ट्रैफिक जैम था इसलिए लेट हो गए, लेकिन बायोमेट्रिक तो जवाब ही कोई नहीं आता। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, क्योंकि सुबह एक मिनट जो है मैटर कर रहा होता है, तो जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक को फ़ौरन उधर आए, पहले बायोमेट्रिक करें, फिर आराम से गाड़ी पार्क करें और फिर अंदर आए। ये ट्रिक्स जो है ना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑफिस प्रीमिसेस में तो पहुँचे हैं। अब जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी, ट्रैफिक जैम हो जाता है। ऐसे में थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाले जो लोग हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है, अगर आप देख रहे हैं या उनका कोई रिश्तेदार भी देख रहा है, तो उनसे कहे कि जल्दबाजी का फ़ायदा कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। अब कुछ बात करेंगे हम नामवर अदीब, शायर, मुसन्निफ और एक ऐसे शख्स की जिसने अपने नाम से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे हैं अहमद नदीम कासमी साहब की, जिनको हमसे बिछड़े 18 बरस बीत चुके हैं। शायर भी थे, अदीब भी थे, और हम देखते हैं कि हमने जो उनकी शायरी है वो आज भी यूथ में बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसके साथ साथ उनको उनकी खिदमात के जो नतीजे में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी खिदमात में, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। उर्दू के नामवर अफसाना निगार, शायर, नाक़िद, कालम निगार, मुहक्किक, मुतरजम और सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी, जिनका शुमार अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के बानियों में होता है, जिन्हें क़ैदोबंद की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह, जबकि नदीम उनका तखल्लुस था। वो 20 नवंबर 1916 को खुशाब की वादी सून सकेसर के एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने शायरी की इब्तिदा 1931 में की। हमा जहत शख्सियत के मालिक अहमद नदीम कासमी ने हर सिन्फ़े अदब में अपना रंग जमाया। इस्लाही ड्रामे, समाजी तब्दीली की तहरीरें, नसर से नज्म तक हर लफ्ज़ सदाए कासमी बनकर लोगों के लिए उम्मीद का दिया साबित हुआ। आपके शेरी मजमुओं में रिमझिम, जलालो जमाल, दश्ते वफा, मुहीत, तवाम, लोहे खाक, जबकि अफसानवी मजमुओं में चौपाल, बगोले, तुलुओ गुरूब, आंचल, आबले, घर से घर तक, कपास का फूल, नीला पत्थर और कोहे पेमा शामिल हैं। आपने 1974 से 2006 तक मजलिस तरक्की अदब के नाजिम की हैसियत से भी खिदमात सरअंजाम दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और निशाने इम्तियाज से भी नवाजा। वो 10 जुलाई 2006 को लाहौर में वफात पा गए। उनकी बरसी के मौका पर उनकी इल्मियों अदबी हलकों में खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी का एक बहुत फेमस शेर, और रिजवान आज भी वो हमारे दिलों में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तेरा हुक्म मिला तरके मोहब्बत कर दी, इस पे दिल वो जोर से धड़का कि क़यामत कर दी। इतनी ज़बरदस्त गज़लें, और तमाम जो हमारे सिंगर्स हैं वो गज़ल गायक हैं, उन्होंने अहमद नदीम कासमी साहब के कलाम को गाया भी और खूब निभाया भी। बिल्कुल जनाब, और मौसम है बहुत खूबसूरत, हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा शायराना, लेकिन अब ऐसा करते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, थोड़ी सी ब्रेकें लगाते हैं। न्यूज़ ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की, तो हर शहर किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम लाहौर की बात करें तो दिमाग में आता है सर गंगा राम। और लाहौर के बारे में तो एक और भी चीज़ मशहूर है ना कि जिन्हें लाहौरी तकिया वो जमिया नहीं, और लेकिन लाहौर को मुनफरद कैसे बनाया।
इंजीनियर सर गंगाराम, उनके रिफाही इकदामात, उनके रिफाही काम और लाहौर की जदूद खतूत पर तामीर, ये तमाम इकदामात हैं जो सर गंगाराम के आज वजह शोहरत भी हैं और लाहौर में उनका मुनफरद मकाम भी है। पूरी दुनिया में जो लोग उन्हें याद करते हैं, ख़ासतौर पर लाहौर उन्हें याद करते हैं, तो इसी नाम से याद करते हैं। हमारे पास इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। ठंडी सड़क के नाम से जानी जाने वाली लाहौर की मशहूर रोड से गुजर हो तो उसके दोनों तरफ में मौजूद पुरसकून तारीखी इमारतें गंगा की अजमत और काबिलियत की गवाही देती हैं। तारीखी अजायब घर, NCA कॉलेज, जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत, एचिसन कॉलेज और कई दीदा जेब इमारतें उनकी तामीर व महारत का सबूत हैं। धरती पंजाब का ये काबिल फ़ख्र सपूत 13 अप्रैल 1851 को शेखुपुरा के इलाके मांगटावाला में पैदा हुआ। अमृतसर से मैट्रिक किया और 1869 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1873 में सिविल इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की और बतौर असिस्टेंट इंजीनियर कैरियर का आगाज किया। गंगाराम से राय बहादुर सर गंगाराम तक का उनका सफर खिदमत इंसानियत, ज़राअत और तामीरात में जिद्दत और फलाही कामों से इबारत है। लाहौर में कॉमर्स कॉलेज की तामीर का वक्त आया तो अपनी जाती रिहाइश का कॉलेज के लिए दान कर दी। 1921 में गंगाराम अस्पताल तामीर करके शहरियों को सेहत की मियारी सहूलतों को यकीनी बनाया, जहाँ से इलाज मुआवजे का फैज आज भी जारी है। गंगाराम को ज़राअत से बेपनाह लगाव था। फैसलाबाद और साहिवाल में बंजर जमीनों को आबाद करने का मुआरका सर किया और ज़राअत के लिए अपाशी का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया। लाहौर को मॉडल टाउन और गुलबर्ग जैसी मुनज़्ज़म और जदीद रिहायशी स्कीमें दी। मुल्क के तूल अर्ज़ में राय बहादुर सर गंगाराम के फैले फलाही मंसूबे उनके दौर की हसीन यादें हैं और इन मंसूबों से आज भी लोग फैज़याब हो रहे हैं। जी जनाब, लाहौर के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब बात करते हैं कुछ ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। जब ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हम बात करते हैं तो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ के साथ कन्फाइंड नहीं है, बल्कि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग एक बहुत ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव है। मैनुअल्स का जो है कल लॉन्च की गई, जिसमें आगोश और परवरिश, ये 2 मैनुअल्स थे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से। और ये इवेंट जो है इस्लामाबाद में इसका इनेकाद किया गया है नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की जानिब से। हम देखते हैं कि बच्चों की परवरिश हो वो उनके वालिदैन की जानिब से हो या उनके गार्डियन की जानिब से हो, जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को कैसे अदा करना है। और मुख्तलिफ शोबाजात उसमें आ जाते हैं, टीचर्स की जिम्मेदारी आ जाती है उसमें, वालिदैन के अलावा जो रिश्तेदार हैं घर में मौजूद, बड़े मौजूद, उनकी आ जाती है। तो इस हवाले से, इस इवेंट के हवाले से, मैनुअल की लॉन्चिंग के हवाले से एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में आज NCSW और उसकी कुछ शरारती तंजीमात के ज़ेर एहतमाम एक मुनफरिद तकरीब का एहतमाम होने जा रहा है, जिसमें आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के 2 मैनुअल आगोश और परवरिश का आगाज़ होने जा रहा है। इस तकरीब में ऐसा क्या मुनफरिद है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा NCSW ने शराकत दारों आगा खान फाउंडेशन, आगा खान यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और दुख्तरान पाकिस्तान के साथ मिलकर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग मैनुअल का इजरा कर दिया। इसमें बच्चों और नौउम्रों की परवरिश के लिए मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत देने के लिए आगोश और परवरिश के दस्तूरुल अमल शामिल हैं। वजारत इत्तलात व सकाफती उमूर, वजारत सेहत, तालीम, कौमी रहमतल लिल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी और दीगर मुंसलिक महकमों ने मैनुअल की तैयारी और इस लॉन्च को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। चेयरपर्सन NCSW नीलोफर बख्तियार ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में कहा कि ये दस्तूरुल अमल कौम की तरक्की की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मेहमानाने खुसूसी राना मशहूद, चेयरमैन वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम और वजीर बराए इंसानी हुकूक और कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने NCSW और दीगर तंजीमात की इस काविश को खूब सराहा और अपने अपने बयान में कुछ यूँ कहा। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ नीलोफर बख्तियार साहिबा को, इनकी पूरी टीम को, आगा खान फाउंडेशन को और इसी तरह डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके नाम यहाँ पे लिए गए। मैंने पेरेंटिंग मैनुअल्स देखे, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और आई मस्ट अप्रिशिएट द टीम एंड पार्टनर्स। आप सब लोगों को आपका काम जो है वो काबिल तहसीन है।
جی جناب، آرٹ آف پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے، مینولز کل لانچ کیے گئے اینڈ وی آر سو آنرڈ کہ آج ہمارے ساتھ چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن مس نیلوفر بختیار صاحبہ موجود ہیں پروگرام میں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اتنے زبردست انیشیٹو کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور آپ نے اس موضوع کو اہم سمجھا، کیونکہ ہمارے لیے یہ موضوع بہت ہی ضروری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت اس پہ بہت سارا کام ہونا چاہیے. بالکل یقینی طور پر جس انیشیٹو کا اور جس تبدیلی کا آغاز آپ نے کیا ہے اس کی بہت اشد ضرورت تھی. جیسے آپ نے بھی کہا، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ یا پھر آغوش فار گرانٹیڈ سا خود سے، جیسے ہم کووڈ کے دنوں میں ہرڈ امیونٹی پہ چلے گئے، ایسے ہی ہرڈ پیرنٹنگ پہ چلے جاتے ہیں کہ بچے خود ہی بڑے ہو رہے ہیں، والدین کو دیکھ رہے ہیں اور والدین اس کے لیے خاص طور پر توجہ نہیں دیتے. کہاں سے یہ جو خیال آیا اس کا کہ ہمیں ضروری سمجھا گیا کہ اس پر باقاعدہ مینول ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو اس وقت ماحول ملک میں بنا ہوا ہے، تشویش تو سب کو ہے جی، اور میرے ایج گروپ میں تو زیادہ تشویش ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو نسل ہے وہ بہت بڑے ایک گیپ میں چلتی جا رہی ہے ہماری نسل کے ساتھ. گیپ ہونا ضروری ہے. نئی جنریشن نے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے، نئے کام کرنے، ایکسٹینشن تو وہ ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ روایات ہیں جن کو لے کے چلنا چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غلط تجربے ہماری جنریشن نے کیے ان کے پاس وہ نہیں جانے چاہیے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم سوچتے تھے کہ کیا کیا جائے. پھر یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی نے، جو ان کا ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، اور جو آغا خان فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اپنے ایکسپرٹس دیتے ہیں. تو ان ایکسپرٹس نے یہ جو 2 مینول بنائے ہیں، یہ اتنے زبردست 400 صفحات پہ یہ مشتمل ہیں، اور اس میں ہم انیشلی 10,000 لوگ پورے ملک میں ٹرین کریں گے. ماں باپ کو بھی تو کہیں نا کہ اگر انہوں نے بچوں کو اپنی تربیت دینی ہے تو پہلے وہ یہ تو جانے کہ فن تربیت کیا ہے. بالکل. یہ فن تربیت ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی خود سیکھ کے نہیں آتا کہیں سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہماری دادیوں نانیوں نے ہمیں سکھا دی، اور ہر کوئی یہاں پہ ایک نسخہ، ایک ٹوٹکا بتاتا ہے کہ آپ نے یہ بچہ ایسے پالنا ہے. جیسے ہی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ابھی ہوتا، ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو تجربات سکھائے جانے لگتے ہیں کہ اس بچے نے ایسے کرنا ہے، ایسے چلنا ہے، تم نے یہ کھانا ہے. تو اس لیے ہم نے لکھ کے یہ قوم کے حوالے کر دی ہے. اور جو بڑی چیز اس میں اس دفعہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ساری گورنمنٹ مشینریز ہیں. دیکھیے، صحت، تعلیم، ان ساری مشینز کو اکٹھے کرنا یہ نیشنل کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو وہ ایک بورڈ پہ بیٹھ گئی ہیں اور کل ہم نے اس کا لانچ کر دیا ہے. لیکن یہ لانچ اسلام آباد میں محدود نہیں ہوگا، اس کو لے کے ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں گے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں دوسری زبانوں میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. ابھی تو انیشلی صرف انگلش کا ڈرافٹ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم صوبوں میں جائیں گے ہم صوبائی لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور پھر اس میں اور سٹیک ہولڈرز شامل کریں گے. صحیح. نیلوفر صاحبہ، اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بہت سے ڈفرینٹ ڈائیورس ایکٹیویٹیز لے کر چل رہا ہے. جس طرح اب یہ آرٹ آف پیرنٹنگ ہے، اس سے پہلے خواتین کے لیے دا نیکسٹ ہورائزن کے ٹائٹل سے کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا. اس حوالے سے وہ کتنا بڑا انیشیٹو تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کو اپریسیشن بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ملی، اس پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ریچ بھی تھی لوگوں کی، لوگ اٹینڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے جو راولپنڈی اسلام آباد کے سٹیزنس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ویژن کیا تھا، مشن کیا تھا کہ ہم نے خواتین کو کس طرح امپاور کرنا ہے؟ بس مجھے اس وقت یہ فکر ہے کہ جو خواتین کا ایجنڈا ہے اس ملک میں وہ پیچھے چلا گیا ہے، اس کو سینٹر سٹیج کرنا ہے دوبارہ سے. تو وہ کیسے کریں؟ یہ جو ہم نیو ہورائزن کانفرنسز کر رہے ہیں، اس میں ہم اگلا افق، اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، یعنی کہ نیکسٹ مائل سٹون دیٹ دا ویمن آف پاکستان نیڈ ٹو اچیو. اب اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے وہ تمام تھیمیٹک ایریاز اٹھائے ہیں جن پہ پچھلے 3 سال میں ہمارے کمیشن نے کام کیا ہے. جب میں نے کمیشن کا چارج سنبھالا تھا تو اس وقت تقریباً 4 سے 5 مین ایریاز تھے، جیسے ایجوکیشن، ہیلتھ، وائلنس اگینسٹ ویمن، لیجسلیشنز. یہ تو یوزول ایریاز ہیں جس پہ کمیشن کام کرتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہماری جو کمیشن کی حیثیت ہے وہ بہت اہم ہو گئی ہے، کیونکہ وی آر دی اونلی فوکل باڈی ایٹ دا نیشنل لیول، اور وزارت تو ہے نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ وی ہیو ٹو گو بیانڈ، صرف اس پہ کام نہیں چلنے والا.
तो इसमें हमने क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन, विमेन विद डिसेबिलिटीज़, जैसे अब आर्ट और पेरेंटिंग की आप बात करें, इस तरह बहुत सारे इनिशिएटिव, मीडिया फेलोशिप्स, तो बड़े बड़े नए इनिशिएटिव्स हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इनके ऊपर मैं नेशनल एजेंडाज तश्कील दे रही हूँ। इस पर तकरीबन 6-7 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम करा चुके हैं, सूबों को भी बुलाते हैं, अपने सूबों के कमीशंस बुलाते हैं, अगर वजारतें मौजूद हैं तो वो, और फिर प्लानिंग को, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी मुतलका वजारत होती है उसको इंगेज करते हैं। तो इस पे हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है तमाम सूबों में, और इस महीने में भी आप देखेंगे कि तकरीबन 5 कॉन्फ्रेंसेस जुलाई में भी लाइंड अप हैं। ज़बरदस्त। नीलोफर साहब, हम देखते हैं कि आइडिया एक जहन में आ जाता है स्प्लिट ऑफ सेकंड में कि ये होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हो सकता है। अब आइडिया को एग्जीक्यूट करना, उसको अमली जामा पहनाना, ये ख़ुद बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये जिन चैलेंजेस की आपने बात की है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जो इनिशिएटिव लेना है, जो कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद है या फिर लोगों को अवेयर करना है कमीशन में, ये ख़ुद बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से आप कैसे निमट रही हैं? कितना बड़ा चैलेंज है? फोर्स, मोटिवेशन? देखिए, चैलेंज इसलिए भी होता है कि हम बड़े अंडर रिसोर्स्ड हैं, हमारा बजट भी बड़ा महदूद होता है और हमारे ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत महदूद है। लेकिन मेरा तजुर्बा इसलिए कामयाब रहा कि इसमें मुझे डेवलपमेंट पार्टनर्स ने बहुत सपोर्ट किया। और फिर एक और चीज़ भी मैंने की कि मैंने जो नेशनल अदारे हैं उनकी भी शराकत की है। जैसे आर्ट और पेरेंटिंग हमने आगा खान के साथ, दुख्तरान पाकिस्तान के साथ मिलके बनाया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को लिया, तो इसकी वसाइल हमारे पास तो नहीं थे अकेले। तो जो आप शराकत दारी बढ़ाते जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अदारे हैं जो इन इश्यूज़ पे मदद करना चाहते हैं, अगर हम आज से पॉलिसी पे नहीं बैठेंगे तो ये जो ख़वातीन के बारे में हम तकारीर करते हैं, सिर्फ जलसे जुलूस से तो काम नहीं होगा। हमें एक पॉलिसी में चेंज चाहिए, हमें बजट्स को इम्पैक्ट करना है ना। तो उसके लिए बहुत सारा काम था जो सीरियस ग्रुप वर्क में होता था। तो हम इन कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ तकारीर नहीं करते, बल्कि ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं अब जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और फिर वो सारे पार्टिसिपेंट्स शाम तक सिफारिशात तैयार करते हैं। फिर वो सिफारिशात हम मुतलका वजारत, मुतलका डिपार्टमेंट्स को पेश करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले आइंदा 5 से 10 साल में कम अज़ कम ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इनके असरात आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। सही, लेकिन अब आपके साथ जिस तरह पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें ख़वातीन होती हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में आती हैं, फिर जब उनको अपने राइट्स पता चल रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से डायलॉग हो रहा होता है, तो आपको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिल रहा होता है। अभी तक आपको क्या लगता है, जितनी आपने इवेंट्स मुनक्किद किए हैं, जितनी एफर्ट्स की हैं, इससे क्या जो है चेंज सामने आया है? क्या चीज़ जो है आपको लगता है कि ये बेहतर हुई है? इससे किस हद तक आपको लगता है कि कामयाबी हासिल हुई है? बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि हो क्या गया है। हम 80 से 100 की बुकिंग करा के बैठते हैं तो वहाँ पे 400 ख़वातीन होती हैं, और फिर पूरे मुल्क से हमें अप्रोच करती हैं कि हमने भी आना है। अगर तालीम है तो मैं भी स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास भी रिकमेंडेशंस हैं, मैं कैसे पहुँचूँ? हम कहते हैं आप ईमेल कर दें, क्योंकि हम हर एक का ख़र्चा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है और इतनी एक्साइटमेंट जनरेट हो गई है ख़वातीन में, क्योंकि देखिए वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो गई ना उनकी, वो समझती हैं कि हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है। थोड़ा सा चैलेंज भी बढ़ गया हमारे लिए, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे फ़ोन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती, जैसे वो कहती मेरे पे आज शौहर ने तशद्दुद किया है और मैं दादू में हूँ। अब इस्लामाबाद के एक छोटे से दफ्तर में आप बैठे हुए हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप कैसे दादू तक पहुँच जाए ना। या मैं सिब्बी में हूँ और मेरा भाई शायद मुझे गैरत के नाम पे कत्ल करना चाहता है, तो फिर एक पूरी जंग शुरू हो जाती है, और वो जंग जो है वो कई दिनों तक हमें अपनी लपेट में लेके रखती है। तो देयर इज़ अ न्यू चैलेंज एवरी डे। औरतों के मसाइल तो आपको पता है क्या हैं, लेकिन हाइप इतनी क्रिएट हो गई है कि चाहे मैं जहाज़ में जा रही हूँ या मैं बाज़ार में शॉपिंग कर रही हूँ, ख़वातीन मुझे अप्रोच करती हैं, पकड़ती हैं, तो लोगों की तवक्कुआत जो है वो बहुत बढ़ गई। देखिए, आधा आबादी का हिस्सा हैं हम, तो अगर हमारे इश्यूज़ को कोई एड्रेस नहीं करेगा तो कितनी देर तक ख़वातीन, ये पिसा हुआ तबका जो है ये दबा रहेगा। और दूसरा ये कि आबादी का आधा हिस्सा होने से ज़्यादा अहम ये है कि जो आने वाली नस्ल है उसकी परवरिश हमारी ख़वातीन के हाथ में है, क्योंकि माँ की आगोश पहली तरस का है, चाहे वो खातून हो चाहे लड़का हो। अब
जिस तरह से आपने बताया कि चैलेंजेस हैं, ये तो वो तबका है जिसको अपने हुकूक के बारे में मालूम ही नहीं है। जी। अब एक तबका हमारी ख़वातीन का माशाल्लाह वो है जो एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें हरासगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्क प्लेस पर। इन चैलेंजेस के हवाले से भी कुछ इक़दामात हैं, कुछ काम कर रही हैं आप? देखिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है और वो हमारे कमीशन की रहेगी। उस पे तो हम पूरा साल काम करते हैं। लेजिस्लेशंस प्रो वुमेन, उनके गैप्स और उनके बारे में आगही कि इन ख़वातीन को ये तो बताएं कि तुम्हारे लिए क्या कवानीन हैं जो बन गए हैं। एक मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में इस वक्त दुनिया के जो मुल्कों से अगर आप कंपेयर करें और ख़ासकर इस्लामिक ममालिक से, तो हमारे पास बेहतरीन सेट ऑफ प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस है। अब लोग हमसे मांगते हैं कि हमें दीजिए, हमने भी ये कानून बनाना है। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हमसे कानून मांगते हैं, बोरो करते हैं, तो इस पे मुझे बहुत फ़ख्र है। अब मार हम कहाँ खा रहे हैं कि एक तो लोग जानते ही नहीं कि ये कानून उनके लिए बने हुए हैं, बच्चियों को क्या पता है जी। दूसरा ये कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद नहीं कर रही, और फिर अदालतों में इंसाफ भी बहुत जल्द नहीं मिल रहा। अब देखिए, 20 तारीख को नूर मुकद्दम की सालगिरह है। अभी मैं रास्ते में टेलीफोन पे पढ़ी थी, उनके वालिद का मुझे ख़त था कि उसकी सालगिरह है मेरी बच्ची की, तो आप कुछ तो करें कि सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख लगवा दें। अब लोगों की तो एक्सपेक्टेशंस कमीशन से ये हैं, और मैं 1 साल से इसको फॉलो अप कर रही हूँ। पिछली सालगिरह पे भी मैंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था कि खुदारा ये मुकदमा, क्योंकि उसको सज़ा जो है वो सुनाई जा चुकी है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका केस नहीं लग रहा। तो ये जो जुडिशल सिस्टम में हमारे गैप्स हैं वो भी है। फिर जो नीचे के जो है अदालतें हमारी, उसमें FIR रजिस्टर नहीं होती। अगर हो जाए तो इतनी कमज़ोर कि मतलब है जस्टिस भी कैसे हो, इतनी कमज़ोर दिफात लगाई जाती है। जी। तो ये सारे मामलात हैं जिनको हर रोज़ हमें देखना होता है, लेकिन आगे ही बहुत ज़्यादा है। अब लोगों को अपने हकूक़ का, और ख़ासकर वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, नूर मुकद्दम का जो सारा केस है, उनके वालिद ने आवाज़ उठाई हुई है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये तब्दीली आ गई है। मैं देखती हूँ कि भाई बहन के साथ गया हुआ है पुलिस स्टेशन और वो FIR रजिस्टर करवा रहा है, तो ये एक चेंज है माशरे में। तो हमें मायूस नहीं होना, मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं, क्योंकि मैंने वो जद्दोजहद देखी है आज से कई साल पहले की, कि जब हम टेलीविज़न में ये बात करते थे तो टक करके PTV हमारी टेलीविज़न का इंटरव्यू काट दिया करता था कि ये अल्फाज अब TV पे नहीं कह सकते। लेकिन आज एक खुल गया है माशरा, ख़वातीन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, हर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होके ये तो कह सकती हैं ना कि ये ऐसे होना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है, ये हमारा हक़ है, ये विरासत है। तो इन चीज़ों को देखकर मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाला वक्त इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। और मैम, ये जो चेंज आया है, ये आप जैसी ख़वातीन की जद्दोजहद की वजह से आया है, और ऐसे ही मर्द हजरात की जद्दोजहद की वजह से आया है, जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। अभी जो गुज़श्ता रोज़ कुछ कॉन्फ्रेंसेस का जिस तरह इनेकाद किया गया ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उसमें मौसमियाती तब्दीली का जो ख़वातीन के ऊपर इम्पैक्ट है, ये बड़े डिफरेंट और बड़े यूनिक टॉपिक्स हैं। ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर औकात ये जो ख़वातीन के राइट्स होते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये हमारा प्राइमरी गोल नहीं है, सेकेंडरी गोल है, या ये तो बड़ा एक सॉफ्ट टॉपिक है। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। 2022 के जो फ्लड्स हैं, उसमें ख़वातीन के बहुत से मसाइल थे, और बहुत सी ख़वातीन ही आगे आई आवाज़ उठाने के लिए। इस तरह इसको टच करें, जिस तरह आपने कहा कि जब आपने चार्ट संभाला तो एक कुछ मेन एरियाज थे जिस पे काम हो रहा था, लेकिन ये अब बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इस पर काम करने से आपको क्या, मैं चाहती हूँ इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि क्या आपके पास इम्पैक्ट आया फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट NGOs एंड डिफरेंट MNCs? मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें इतना बड़ा गैप है ख़वातीन के सिलसिले में। देखिए, अवेयरनेस रेजिंग से लेके जब एक हादसा हो जाता है क्लाइमेट चेंज के बाद, कोई फ्लड है, कोई अर्थक्वेक है, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन है उसको आप देखिए कि वहाँ ख़वातीन कहाँ हैं। कुछ दे डोंट एग्जिस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो तो उनको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस घरों में जाएं, चाहे घर ना हो वहीं सोएं। अब सिंध में क्या था कि जब मैं उनको कहती थी कि आप लोग वापस घरों में जाएं, पानी हट रहा है, वो कहते थे वहाँ सांप है, बीबी हम कैसे सोएंगे।
यू नो। अच्छा, जब पानी खड़ा होता है और साथ पानी के वो जानवर लेके बैठे होते हैं तो इतने मच्छर होते हैं कि वो पूरी रात ना उनके जानवरों के मुंह में भी उस वक़्त मैंने देखा कि क्या हालात थी मच्छरों की। सो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल होती है। और फ्लड में औरत सबसे ज़्यादा मुतासर इसलिए होती है कि उसने घर की चीज़ें भी बचानी है, उसने बच्चों को भी बचाना है, उसने बूढ़े वालिदैन को भी रेस्क्यू करना है। और फिर जो वो बेघर होती है तो जो उसको ख़तरा होता है अपनी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़त बचाने के साथ साथ पूरे घर वालों का भी उसने ख्याल रखना होता है। तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर आसमानी आफत के बाद और हर ज़मीनी आफत के बाद औरत के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त होता है। और जो हमारे यहाँ प्रेगनेंसीज़ का रेट है उसमें जितनी बड़ी तादाद प्रेग्नेंट औरतों की थी लास्ट फ्लड में जो हमने देखा जो हालात थे। और इसी तरह हरनाई में जब मैं गई, कोयटा बलूचिस्तान में जो आया था अर्थक्वेक अभी 2 साल पहले, तो वहाँ यही था कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं था हेल्थ केयर का। और छोटी छोटी बच्चियाँ मतलब माँओं के साथ, माएँ भी प्रेग्नेंट हैं और वो सड़कों के ऊपर किनारों पे बैठी हुई हैं, ना कोई उनको खाना देने वाला है, ना उनके सरों पे छत है। तो ये सारा माहौल चेंज करने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जहाँ ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होती है वहाँ भी औरत हो, और नीचे लेवल पे जहाँ पे अगर बल्दियात का निज़ाम है, फॉर इंस्टेंस कोई भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, वहाँ पे भी ये निज़ाम हो कि औरतें इस मशावरत में शामिल हों। जब तक औरतों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे क्लाइमेट चेंज जैसी बला का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसने पानी भी लाना है, उसने लकड़ी भी लानी है, उसने चूल्हा भी जलाना है, सारा ये काम तो औरत कर रही है। खेत में कौन है? इस वक्त हमारे पास 68% किसान औरत हमारे मुल्क में है, नो डाउट, ये हम गिनते ही नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा तो असरात उन्हीं पे पड़ते हैं। और मैडम आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ख़ासतौर पर आगोश परवरिश के हवाले से भी और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। पता होगा तो अपने ही हुकूक़ के हवाले से मुतालबा भी किया जा सकेगा, आवाज़ भी उठाई जा सकेगी। वो ख़वातीन जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, हम चाहेंगे कि सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उनके लिए आपको पैगाम भी दें और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए अगर वो रब्ता करना चाहें, कुछ जानना चाहें, उसके लिए भी आपको काइंडली। मैं तो ख़वातीन को ये कहूँगी कि अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद से एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ें। वो किसी और की मदद का इंतज़ार ना करें। औरत में इतना दम है, अल्लाह ताला ने औरत को इतना हौसला, इतना पेशेंस, इतना बर्दाश्त और सब्र दिया। औरत एक बड़ी यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड है, तो उसको खुद ही अपने हालात का मुकाबला करना है। और एक दफ़ा औरत जब खड़ी हो जाएगी, उसके पास तालीम आ जाए, वो अपनी सेहत को भी देखे, सिर्फ बच्चे की सेहत और अपने शौहर की और बेटे की, भाई की सेहत में ज़िंदगी ना ख़त्म करे, अपनी सेहत देखे, थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो फिर देखें कि क्या तब्दीली और क्या वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकती है। और जब पाकिस्तान की आधी आबादी खड़ी हो जाएगी तो पाकिस्तान की ये इकॉनमी जो है इसमें एक मेजर चेंज हम देखेंगे, जिसकी आज हमारे मुल्क को ज़रूरत है। बहुत ख़ास आपने बात की कि पाकिस्तान की जब आबादी खड़ी हो जाएगी तो फिर हमारा मेजर चेंज आएगा इकोनॉमी में। बहुत शुक्रिया नीलोफर बख्तियार साहिबा आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहिबा मौजूद थी और आज हम बात कर रहे थे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से और दीगर कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन को एम्पावर कर रही हैं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के सोशल सिस्टम को भी एम्पावर कर रही हैं। और ख़वातीन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की थी एजुकेशन के हवाले से कि आपको तालीम हासिल करनी है। और हम देखते हैं कि हमारे तो दीन ने फ़र्ज़ किया है हर लड़के और हर लड़की पर इल्म का हसूल, और माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे,
इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। मॉनसून की आमद है। शहरियों से इल्तमास है कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। अपने घर में मौजूद पुराने टायर्स, गमलों या फुआरे वगैरह में पानी जमा ना होने दें। बारिशों के मौसम में गैस्ट्रो जैसी वबा के तदारुक के लिए पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गैर मेयारी खुराक से इज्तनाब करें। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे लाजमी करवाएं या मुतल्लिका महकमे को दरखास्त करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। मोहतात रहें, महफूज रहें। सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अगर बात करें हम सानहाए करबला की, तो सानहाए करबला तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम लेके आता है कि दीन हक के लिए खड़े रहना है, कभी भी बातिल का साथ नहीं देना, इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ, इसार कुर्बानी पर यकीन करना है, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं चुनना। और ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ये रहनुमाई पेश करता है करबला का दिन, ये मुहर्रम के दिन, कि हमें किस तरह से हक़ की आवाज़ उठानी है। हमें पूरी इंसानियत के लिए ना सिर्फ बाइस फ़ख्र है बल्कि काबिल तक़लीद भी है। आज 3 मुहर्रमुल हराम है। आज की तारीख़ के हवाले से, तारीख़ के औराक से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरबराही में काफ़िला अहले बैत करबला के बेआबो गया सहरा में खैमाज़न है। काफ़िले के पहरे पर हज़रत अब्बास अलमदार मुतय्यन हैं। वरूद करबला के बाद हुर ने इब्ने ज़ियाद को इमाम के करबला आने की इत्तला दी तो इब्ने ज़ियाद ने एक ख़त इमाम हुसैन के नाम लिखा। ए हुसैन, मुझे पता चला है कि तुम करबला पहुँच चुके हो। मुझे यजीद ने लिखा है कि मैं उस वक्त तक नर्म बिस्तर पर न सोऊं और न गंदुम की रोटी खाऊं जब तक तुम्हें कत्ल न कर लूं या फिर बायत यजीद न ले लूं। रिवायत किया जाता है कि इमाम हुसैन ने पढ़ने के बाद खत को एक तरफ फेंक दिया और फरमाया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो मखलूक की रजामंदी के लिए खुदा को नाराज करे। इब्ने ज़ियाद के कासिद ने कहा, या अबा अब्दुल्ला, क्या आप खत का जवाब नहीं देंगे? इस पर इमाम ने फरमाया, इस खत का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो बहुत जल्द इसको अपनी लपेट में ले लेगा। कासिद इब्ने ज़ियाद के पास वापस चला गया और इमाम हुसैन का कलाम उसके सामने दोहराया तो उसने इमाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तश्कील देने का हुक्म दिया। उसने फौरी तौर पर उम्र साद को लश्कर समेत करबला जाने का हुक्म दे दिया। 3 मुहर्रम जुमा के दिन उमर इब्ने साद 22,000 सवारों प्यादे लेकर करबला पहुंचा और उसने इमाम हुसैन से तबादला ख्यालात की ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम हुसैन ने उमर साद के पैगाम के जवाब में इब्ने कैस से फरमाया, तुम्हारे शहर के लोगों ने मुझे खुतूत लिखे कि यहाँ आ जाएं। अब अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। उमर इब्ने साद इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने एक खत इब्ने ज़ियाद को लिखा और उसको इमाम हुसैन के इस कलाम से आगाह किया। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि ये हरगिज नहीं होगा। उनसे कह दो कि ये अपने तमाम आइज़ा व अक़रबा समेत बायत यजीद करें या फिर कत्ल होने के लिए आमादा हो जाएं। मैं बायत से पहले इनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 3 मुहर्रम की शाम को हबीब इब्ने मज़ाहिर कबीला बनी असद में गए और उनमें से चंद जांबाज इमदादे हुसैनी के लिए तैयार किए। वो उन्हें ला रहे थे कि किसी ने इब्ने ज़ियाद को इत्तला कर दी।
उसने लश्कर भेजकर इस कुमक को रुकवा दिया। गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इमाम आली मकाम ने जुल्म इस्तिबदाद के सामने अपने 72 जानिसारों के साथ क़याम करके दुनियाए इंसानियत को ये दर्स दिया कि जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसके सामने कलमाए हक के लिए डट जाने का नाम ही हुसैनियत है। बिल्कुल जनाब, कलमाए हक पर डट जाने का नाम ही हुसैनियत है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी हम तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। हम देखते हैं कि आज भी इतने ज़्यादा अरसे के बाद, इतने 100 साल के बाद हम इस चीज़ का दुख तो मनाते हैं, लेकिन अभी भी जज्बा और दीन इस्लाम हमें इस चीज़ की ही तलकीन करता है कि जब भी बातिल हो तो उसके सामने खड़े हो जाओ, जब भी बातिल देखो, जब भी जुल्म देखो, जब भी ज़्यादती देखो तो हमेशा हक़ का साथ दो, हमेशा इस्लाम का झंडा सर बुलंद करो। और यही चीज़ हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी से मिलती है। और हम देखते हैं कि नवासा रसूल जिक्र गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस कुर्बानी और जिस इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया, जो दर्स दिया, वो हमारे लिए काबिल तक़लीद है। करबला की अहमियत, मुहर्रम की अहमियत, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद इकबाल बहिश्ती साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि पैगाम करबला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। करबला एक वाक़िआ नहीं सिर्फ, बल्कि एक मकतब है, एक पैगाम है इंसानियत के लिए और इंसानी मुआशरे के लिए। अगर हम क़याम करबला को ख़ुलासा करें एक जुमला में, तो क़याम करबला ये है कि जब भी इंसानियत के लिए और इंसानी मुआशरे के लिए मुश्किलात दरपेश हों तो कुछ अफराद को ऐसा होना चाहिए जो मैदान में आएँ और जो इंसानियत की फ़लाह के लिए हत्ता अगर उन्हें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े, अपनी जान को कुर्बान करें और इंसानियत को बचाने की कोशिश करें। करबला एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा सिर्फ तारीख़ी नहीं बल्कि तारीख़ साज़ वाक़या है जिसने इंसानी मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। करबला या पैगाम करबला या पैगाम आशुरा या पैगाम इमाम हुसैन, ये हमें ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछना चाहिए। अगरचे बहुत सारी चीज़ें हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये क़याम अमन के लिए था, मोहब्बत के लिए था, इंसानी अक़दार के लिए था और फ़िस्क़ व फ़ुजूर को मिटाने के लिए था, अमर बिल मारूफ़ को राइज करने के लिए था। और उस दौर में करप्शन के जो मुख्तलिफ़ अक़साम थे, अखलाकी करप्शन उरूज पर था और एतिकादी करप्शन उरूज पर था, एतिकादी इन्हिराफ जिसको कहते हैं, माली करप्शन उरूज पर था। और इस सारे मसाइल थे उस ज़माने के समाज के लिए और इंसानी मुआशरे के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए, क्यों आए? ख़ुद फरमाते हैं कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन, मैं इसलिए नहीं आया मैदान में कि मैं मुआशरे में बेचैनी पैदा करूं, मैं मुआशरे के सुकून को ख़राब करूं, वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदन, मैं किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए मैदान में नहीं आया। असलन जुल्म का तस्वुर भी अहले बैत की तरफ से नहीं हो सकता, चूँकि इमाम हुसैन उस अली का बेटा है जो ख़ुद फरमाते हैं कि अगर मुझे 7 बरे आज़मों की हुकूमत भी दी जाए, लेकिन मुझे कहा जाए कि सिर्फ़ एक चुंटी के मुंह से एक जौ का दाना या एक बूसा जो है आप ले लें, उस चुंटी पर एक थोड़ा सा जुल्म करें और आपको 7 बरे आज़म की हुकूमत मिलेगी,
تو میں حتی اس اتنی بڑی حکومت کے حصول کے لیے اتنا چھوٹا سا ظلم بھی میں نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اب اس علی کا بیٹا کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ خود فرماتے ہیں کہ ولا ظالمن، میں کسی کے اوپر ظلم کے لیے نہیں آیا، ولا مفسدن، میں کوئی معاشرے میں کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں آیا ہوں کہ میرے جد کی امت میں، اس انسانی معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو میں نے پہلے گن لی، ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے میں میدان میں آیا ہوں. وَأَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوف، میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، یعنی خوبیوں کو، اچھائیوں کو میں لوگوں میں متعارف کروں. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کروں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور چاہتا ہوں کہ سنت رسول کو میں زندہ کروں، اور اصل اسلام جو قرآن و سنت ہے اس کو میں دوبارہ احیاء کروں اور زندہ کروں. یہ ہے پیام امام حسین علیہ السلام جو خود امام حسین علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بیان کرتا ہے. بالکل سبحان اللہ. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی مولانا صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان کس طرح استفادہ کر سکتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، تو ایک اور چیز اور ایک ہی کمپوننٹ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ جب ہماری پرسنالٹی کے ڈیفرنٹ ٹریٹس ہوتے ہیں، ہم جس طرح آپ نے چونٹی کے حوالے سے ایک ذکر کیا کہ اتنا چھوٹا سا ظلم ایک چھوٹے سے جانور پر بھی نہیں کرنا، چاہے جتنا بڑا فائدہ مل رہا ہو. اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی پریکٹیکلٹی ہے جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دیکھیں کہ بہادری، شجاعت، دوسری طرف اتنا رحم، اتنی محبت دل میں، اتنا دوسرے کا احساس. اب یہ دو بہت اپوزٹ ٹریٹس ہوتی ہیں پرسنالٹی کی، بہت متضاد ٹریٹس ہیں، اور ان کی پرسنالٹی میں یہ دونوں ٹریٹس تھیں. آج کا جو نوجوان غلطی یہ کرتا ہے کہ جب اس کے دل میں رحم ہوتا ہے تو اس میں بہادری یا شجاعت نہیں ہوتی، شجاعت یا بہادری ہوتی ہے تو رحم نہیں ہوتا. اب اس سے سبق لینا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی دیکھیں، بہت بہترین سوال آپ نے مطرح کیا. دیکھیں، اسلام دین اعتدال ہے، اور بلکہ اسلامی تعلیمات میں سے ہم کہتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ توحید ہے. جی توحید کے بعد حتی رسالت سے بھی ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ دوسرا اصل جو ہے وہ ہے عدل. بالعدل قامت السماوات والارض، عدل و اعتدال کے ساتھ یہ زمین اور آسمان قائم ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اعتدال. اعتدال یعنی بیلنس رکھنا. اور مثلا ہمارے جسم میں اعتدال ہے، ہاتھ ایک مناسب اس کے ساتھ جسامت کے ساتھ، آنکھیں مناسب. یعنی اگر کسی کے جسم میں اعتدال ہو تو وہ ایک صحیح زندگی گزار سکتے ہیں. اگر اس جسم میں بھی اعتدال نہ ہو، کوئی عضو جو ہے وہ بڑا ہو جائے یا ناقص رہ جائے تو زندگی انسان کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ہماری زندگی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی تناسب ہونا چاہیے. دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ جامع الاضداد، بہت سارے صفات ان کے بیان ہو چکے ہیں. ایک صفت مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ جامع الاضداد، متضاد صفات اس میں جمع تھے، حالانکہ وہ صفات متضاد تھے. ایک طرف جو ہے رحم کی یہ، اور بہادری اور شجاعت کی وہ عالم، پھر اسی کافر کو جب وہ زمین پر مارتے ہیں قتل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ جو ہے بے ادبی کرتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں، اس کو اس وقت کے لیے چند لحظوں کے لیے معاف کرتے ہیں. دیکھیں یہ کتنا یعنی بالکل متضاد ہے. یہ جامع الاضداد جو ہے یہ اہل بیت میں یہ صفاتی. آج کا معاشرہ جو ہے، آج کا جوان، ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم میں وہ اعتدال نہیں رہا ہے. ہمارے جوانوں میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے یعنی اگر کوئی مثلا بہادری اور شجاعت دکھاتا ہے تو وہ رحم اور وہ جو ہے لطافت اور وہ چیزیں بالکل پھر اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. اگر پھر مثلا وہ اس طرف ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ شجاعت اور بہادری پھر اس میں نہیں رہتی. خوب، اگر کوئی مثلا علم کے میدان میں جاتا ہے، بہترین شاعر ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسری چیزیں اس میں ناقص رہ جاتی ہیں. تو یہ ایک متضاد چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں کوشش یہ کرنی چاہیے. کربلا کا ایک پیغام یہ ہے کہ
وہ ہمیں درس اعتدال دیتا ہے کہ یہ متضاد خوبیاں جو ہیں، دیکھیں انسان کامل وہ ہوتا ہے جس میں تمام صفات کمال کی حد تک پائے جائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا اس میں جو ایک چیز بہت بڑھ جائے اور ایک صفت جو ہے بہت ناقص رہ جائے. تو امام حسین علیہ السلام انسان کامل تھے، اور جو ٹیم ان کے ساتھ تھی، جن افراد کو انہوں نے چنا تھا، دیکھیں اتنے معاشرے میں جو ہے 72 افراد کا چننا وہ اس لیے تھا کہ ایسے افراد کو چنے جائیں کہ چاہے وہ جوان ہوں یا وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، لیکن ایسے افراد کو چنا جائے جن میں تمام صفات انسانی کمال کے حد تک ہوں. سبحان اللہ. اور آج کا جوان جو ہے، آج کے جوان کے لیے ضروری ہے، آج کے ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ بے اعتدالی ہے. اور اس بے اعتدالی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ دین کے نام پر جب دیندار ہو جاتے ہیں، جب بے دین ہو جاتے ہیں بالکل سب کو چھوڑ جاتا ہے. جب دیندار ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دین کے نام پر وہ ناجائز قتل بھی کر لیتا ہے، وہ انسان کو جلا دیتا ہے، زندہ انسان کو جلا دیتا ہے، وہ لوگوں کے مال و جان کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یعنی یہ بے اعتدالی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ اپنے آپ میں انسانی صفات اور کمالات کو اعتدال کے ساتھ رکھیں، اور ایک معتدل معاشرہ اور ایک معتدل انسان ہی رشد و کمال تک پہنچ سکتا ہے. اب مولانا محمد اقبال صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس انٹلیکٹ پر جو پڑھا رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، جو تعلیم دے رہا ہے. کیا پیغام دیں گے کہ اس اعتدال کو بہتر کرنے کے لیے، نوجوان نسل کی آبیاری کے لیے، ان کی ذہنی آبیاری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں اپنی طرف سے اگرچہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، ہم بہت سارے جو ہے رائے حل پیش کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم تمام رائے حل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دیکھیں اور اس سے ہم سیکھیں. رسول گرامی اسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، کہتے ہیں کہ 2 طبقے ہیں، اگر یہ معتدل رہیں، صحیح رہیں، اور تو پورا معاشرہ جو ہے وہ صحیح رہتا ہے. ایک ہے علماء، دوسرا ہے حکماء. حاکم یعنی حکومت اور علماء. اگر یہ 2 طبقے ٹھیک رہیں تو پورا معاشرہ ٹھیک رہتا ہے. اگر یہ دونوں طبقے یا ان میں سے ایک ہی جو ہے خدا نخواستہ وہ اپنی ذمہ داری چھوڑیں تو معاشرہ جو ہے وہ غیر معتدل ہو جاتا ہے، ان بیلنس ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے البتہ یہ ہے کہ علماء کا کام جو ہے وہ امر بالمعروف کرنا ہے، لیکن امر بالمعروف جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے قول سے بیان بھی کیا، اس کی بھی 2 پہلو ہیں یا 2 ستون ہیں. ایک جو ہے وہ زبانی، وہ زبانی جو ہے وہ علماء کا کام ہے، کرنا چاہیے، پریکٹیکل بھی اپنے کردار سے بتانا چاہیے، اور اعتدال دکھانا چاہیے، اعتدال پڑھانا چاہیے مدارس میں اور ممبروں پر اور مساجد میں، جمعہ کے خطبات میں، اور عام جو ان کے مختلف قسم کے اجتماعی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں اعتدال پیدا کریں. لیکن دوسرا پہلو بہت اہم ہے، وہ ہے حکومت کی طرف سے، کہ حکومت ایسے اقدامات کریں کہ جس سے معاشرے میں اعتدال پیدا ہو جائے، جوان معتدل زندگی گزاریں. حکومت ایسا کام نہ کریں، ایسی پالیسی نہ بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اعتدال کی راہ سے نکلیں اور لوگ جو ہے وہ افراطی اور جو ہے ایسا راستہ اختیار کریں جس سے جو ہے معاشرہ ہمارا معاشرے میں بگاڑ ڈال جائے. بہت خاص بات کی آپ نے مولانا صاحب کہ اعتدال کی راہ ایک بہترین راہ ہوتی ہے. بہت شکریہ مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. اور پروگرام کے اختتامی سی بات پہ کریں گے کہ دین اسلام اعتدال کا دین ہے. اعتدال میں رہنا دنیاوی زندگی میں بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، اس میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.